हरिओम। एक बड़ी पॉपुलर कहावत है कि डिसीज इज द रिजल्ट ऑफ निग्लेक्ट, यानी हम जरा सी लापरवाही करते हैं तो वो लापरवाही धीरे धीरे बीमारी का रूप ले लेती है। फिर बीमार हो जाने पर भी थोड़ी और लापरवाही करते हैं तो फिर गंभीर रूप ले लेती है। ऐसा नुकसान देती है कि हम अगर खिलाड़ी हैं तो खेल की जो हमारी परफॉर्मेंस है वो गिर जाएगी। अगर हम व्यायाम करने वाले जिम्नास्ट हैं तो हमारी परफॉर्मेंस वहाँ गिर जाएगी। और इस जीवन के किसी भी क्षेत्र में यानी लापरवाही का भुगतान हमें पूरा पूरा करना पड़ता है। एक ऐसे ही प्रॉब्लम आती है लोगों के सामने, वो बड़ी गंभीर समस्या है जरा सी। उसको हम कह देते हैं टेनिस एल्बो की समस्या। अब टेनिस एल्बो की समस्या अगर किसी खिलाड़ी को हो जाए तो वो कहीं का नहीं रहता, और कई बार तो ये समस्या ऐसा रूप ले लेती है सिर्फ लापरवाही की वजह से कि उन्हें सर्जरी तक का सहारा लेना पड़ता है। महीनों महीनों उनकी जो खेल की परफॉर्मेंस है वो टल जाती है, और कई बार तो अपने उस स्तर को जिस पर वो खेल रहे थे उसको रिगेन करना मुश्किल हो जाता है, फिर से उस स्तर पर नहीं पहुंच पाते। टेनिस एल्बो है क्या? मैं जब सुनता था इसके बारे में तो मुझे लगता था कि टेनिस खेलने वालों को शायद ऐसी समस्या होती होगी, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मुझे जो फिजिकल साइंस है यानी शरीर संरचना विज्ञान, या कहिए शरीर का खेल, बॉडी बिल्डिंग, मतलब इसके बारे में भी मुझे अच्छे से उसको जीने का मौका मिला। और ऐसे ही यानी ये तो हुआ हमारा शरीर का विज्ञान, और दूसरा हुआ ना हमारा अध्यात्म का विज्ञान, यानी दोनों ही क्षेत्रों को छूने का सौभाग्य मिला है। तो शरीर में जो गड़बड़ होती है, साधन तो शरीर ही है, चाहे हम खेलें, चाहे हम व्यायाम करें, चाहे हम कर्म धर्म को निभाएं, और या फिर हम योग साधना को अपनाएं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हर धर्म को, हर काम को करने का जो साधन है वो हमारा शरीर है। इसके साथ अगर ज्यादती होगी तो हमारा जो परफॉर्मेंस का स्तर है यानी हमारे कार्य करने की क्षमता और उसका स्तर है वो गिर जाता है। टेनिस एल्बो की समस्या किसी भी खिलाड़ी को हो जाती है, और उसे अगर मोटे रूप में समझें तो वो एक तरह से किसी चीज़ को जो फेंकने का काम हम करते हैं या ठोकने का काम करते हैं, इन दोनों ही स्तर पर अगर मसल यानी हमारे मांसपेशी और हमारी संधियां, हमारे जॉइंट तैयार ना हो तो उससे हमें इस समस्या को झेलना ही पड़ता है। इसलिए कहा गया कि चाहे हम योगाभ्यास करें, चाहे हम व्यायाम करें, और चाहे हम खेल के मैदान में उतर जाएं, तीनों ही काम में तैयारी ज़रूरी है। तैयारी तो हर जगह ज़रूरी है। आपको मकान बनाना हो, आपको खाना तैयार करना हो, आपको ड्राइंग एंड डिज़ाइनिंग करनी हो, कोई चीज़ ऐसी नहीं, यहाँ तक कि आपको पढ़ना और पढ़ाना हो, और या फिर छोटा सा काम से लेकर के बड़े से बड़ा काम करना हो, आपको प्रॉपर तैयारी करनी ही पड़ेगी। तैयारी में अगर एक चीज़ भी रह गई, एक चीज़ भूल गए, कहीं एक छोटी सी चूक हो गई तो उससे हमारी सारी व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए खिलाड़ियों को हम ये निर्देश देते हैं कि आप प्रॉपर वार्म अप करने के बाद ही अपने परफॉर्मेंस के लिए जूझिएगा। या योगाभ्यास के साधकों को भी कहते हैं कि तैयारी कर लीजिए, प्रॉपर वार्म अप कर लीजिए, उसके बाद शरीर से संबंधित जो हमारे यौगिक व्यायाम हैं उनको आप करिएगा। लेकिन जल्दबाजी, और सच्ची बात तो ये है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पा लेना, ये एक ऐसी लालसा है कि उसके चक्कर में फंस करके हम अपने साथ ज्यादती कर ही बैठते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब अगर हो गया है तो क्या करें? क्या खेल खराब कर लें या अपने शरीर को ऐसे ही रहने दें? नहीं, इसमें जो हमारे परंपरागत तरीके माने जाते हैं, जिसमें हम कहते हैं यानी यौगिक व्यायाम, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी हुए हैं, और इसीलिए उनका जो सूक्ष्म प्रभाव है उसको देखते हुए हमने
सूक्ष्म क्रियाएं विकसित की हैं, हम उनका जो स्थूल प्रभाव है उसको देखते हुए स्थूल क्रियाएं प्रोड्यूस किए हैं हमने, और ऐसे ही जो हमारे त्रिदोष हैं वात कफ पित्त, उनकी वजह से जो हमारे उपद्रव होते हैं उनकी वजह से हमने वायु यानी पवन मुक्त क्रियाएं जो हैं वो इंट्रोड्यूस की हैं। फिर बहुत सारी गतियां विकसित की हैं। बहुत कुछ है योग के अंदर जिससे हम इस समस्या पर पार पा सकते हैं। थोड़ा सा एहतियात, थोड़ा सा अभ्यास और थोड़ा सा प्रॉपर आराम, बस इतना करेंगे तो हम इस समस्या से निजात पा जाएंगे। अब हम कर्म क्या करें, कौन सी क्रिया करें? योग को मैं आपको बताता हूं कि ये सबसे पहली चीज तो ये है कि एक प्रिवेंटिव मेडिसिन है। यानी आप अपने इन सिस्टम्स को, चाहे वो वात को लेकर के हैं, चाहे वो कफ को पित्त को लेकर के हैं, आपके जो माइक्रो सूक्ष्म हमारे अंग हैं उनको लेकर के हैं, या हमारे स्थूल अंग हैं उनको लेकर के हैं, यानी जिससे संबंध भी कोई क्रिया करनी है तो उससे संबंधित ही तैयारी हम लोगों को कर लेनी चाहिए। जो टेनिस एल्बो की समस्या है वो तो स्वाभाविक है, एल्बो तो है ही। तो एल्बो यानी हमारी जो कोहनी है उसका सामान्यतया जो बाहर का भाग है, जो जॉइंट है, जिस समय हम मूवमेंट करते हैं तो वो एकदम से बहुत पेन करने लगता है। एक तो हड्डियाँ होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, लिगामेंट होते हैं, टेंडेंट होते हैं। तो अनएक्सपेक्टेड यानी सडन जॉल्ट, सडन अचानक झटके से वो जो हमारे ये हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ करके रखने वाले जो हिस्सा है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसको हम अंग्रेजी की भाषा में इन्फ्लेमेशन भी कह देते हैं कि उसको हम इग्नोर करेंगे तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन हमें सूजन भी दे सकता है, हमें दर्द भी दे सकता है, और दर्द भी कई बार तो शूटिंग पेन देता है। आप आराम में हैं तो आपको पता नहीं चल रहा, जरा सा काम करने की कोशिश करेंगे, जरा सा अपना दोबारा से खेल के मैदान में अपनी परफॉर्मेंस थ्रो करने की कोशिश करेंगे या पुश करने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा ये प्रॉब्लम तो अभी बनी हुई है। इसके लिए फिर डॉक्टर्स के पास तो आपको फ़ौरन राहत देने का तरीका है, वो आपको स्टेरॉइड दे देंगे, वो पेन किलर भी दे सकते हैं, यानी आपको समस्या से निकालेंगे। और कई बार आप खेल के मैदान में भी अचानक ऐसी स्थिति से जब जूझते हैं तो आपको तत्काल ऐसे उपाय हमारी जो मेडिकल टीम है वो देती है कि व्यक्ति का इस समय परफॉर्मेंस डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि उस खिलाड़ी के ऊपर मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और वो नेगेटिविटी में जा सकता है कि एक बहुत अच्छा खिलाड़ी और केवल इस समस्या की वजह से पिछड़ गया। लेकिन वहाँ समस्या ख़त्म नहीं होती। समस्या से निदान जो पाना है वो आपको आराम से, नियमितता से और जो बातें मैंने बताई उसके माध्यम से ही पाया जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि वरम आ गया है, सूजन आ गया है, तो फिर आप अपने टेनिस एल्बो वाले हिस्से को बर्फ से सिकाई करेंगे, यानी दिन में 3-4 बार इसको कम से कम बर्फ से 10-10 मिनट, 10 से 15 मिनट की सिकाई दीजिए। बर्फ रखें कपड़े के अंदर, उसको इसके ऊपर बांध दें, फिर उसके बाद उसको रिलीज कर दें यानी हटा दें। तो इस तरह से करें। लेकिन अभी जो मैं व्यायाम बताऊंगा उसके तत्काल बाद बर्फ लगा के मत बैठ जाना, वरना मैं भी बदनाम हो जाऊंगा और आपको फ़ायदा भी नहीं होगा। तो इसलिए ये तो मैंने इस बात के लिए कहा कि दिन में 3-4 बार जब आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो उस समय इसको सूजिश को दूर करने के लिए इसका प्रयोग आप करेंगे। दूसरे कौन से अभ्यास हमें ऐसे करने चाहिए जिससे टेनिस एल्बो की समस्या ठीक हो जाए और फिर दोबारा से ना हो, ऐसा भी है। तो ये समझिए कंधे से लेकर के और आपके बाजू तक का खेल है। योग में इसके लिए सूक्ष्म व्यायाम है, उनमें भी सारे व्यायाम इसके लिए ज़रूरी नहीं होते हैं। तो पहले हमें स्थानीय अभ्यास करना पड़ता है, यानी हम इसको मॉडरेट अभ्यास दें और उसके बाद सटीक उसी जगह पर अभ्यास दें। उसके बाद फिर हम पूरे जो बाजू है उसको प्रभावित करने वाला अभ्यास दें जिस समय ये राहत में आ जाए। तो कौन से अभ्यास हैं? पहला अभ्यास हम इसमें ये लेते हैं कि अपने बाजू को सामने इस तरह से फैला लेते हैं, ठीक है। तो और इसमें अगर आपको लग रहा है कि इस टेनिस एल्बो की दर्द की वजह से सीधा इसको नहीं ले सकते हैं, तो हम अपने बाजू को
ऐसे करके टेबल के ऊपर भी सीधा का सीधा रख सकते हैं। जब हम टेबल पर सीधा रखेंगे इस तरीके से, तो हम इसको मुट्ठी बांधना खोलना, मुट्ठी बांधना खोलना, इस तरह का अभ्यास आप करें। जब आपको लगे फिर इसको रिलीफ देना। जैसे खेल की तैयारी जरूरी है और खेल के बाद आराम जरूरी है, ऐसी योगिक क्रियाओं में वो सूक्ष्म क्रियाएं भी भले ही हों, थकाने वाली नहीं होती, लेकिन उसमें विड्रॉ करना जरूरी है, जिससे कि जो संबंधित हिस्सा है उसको रिलीफ मिले और वहाँ पर हीलिंग करने के लिए रक्त का संचार, ऊर्जा का संचार बढ़ जाए। इसके बाद फिर दोबारा से हम इसी प्रकार से करके और मुट्ठी को बांधना खोलना कर सकते हैं। अब जब आप हाथ इस तरह रख पाते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है। यानी वो काम करने के बाद फिर आप हाथ को इस तरह ले लीजिए जैसे मैंने हथेली आपकी तरफ की हुई है। अब आपको सिर्फ इसको नीचे तक लाना और इसी तरह से ऊपर हथेली दिखाना। यानी कलाई से मूवमेंट लग रहा है कि हो रहा है, हो भी रहा है कलाई से, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो एल्बोज से होते हुए और हमारे कंधे तक जा रहा है। तो ये हमारा अभ्यास करना हमको चाहिए। इसको इस प्रकार से किया और फिर इसी तरह से शिथिलीकरण कर दिया, ये हमें काम करना है। इसी तरह से जो मुष्टि संचालन क्रिया है वो हमें इसमें करनी होती है। भले ही हम इसको जितना आप सुविधापूर्वक कर सकें, ये हमेशा ध्यान रखना कि योगाभ्यास मजा है, सजा नहीं है। तो इसमें फिर से हाथ को आगे लेते हैं, मुट्ठी बांध लेते हैं और मुट्ठी बांध करके इस प्रकार से बाजू सीधा रखते हुए मुट्ठी को चलाना चक्राकार रूप में भीतर से बाहर की तरफ, और फिर ऐसे ही बाहर से भीतर की तरफ चलाना। ये वाला अभ्यास हमें करना चाहिए। इतना करके फिर ढीला छोड़ दीजिए। इसके बाद एक अभ्यास हमको लेना होता है जिसको हम बोलते हैं स्कंद एवं बाहुमूल। स्कंद एवं बाहुमूल में हम सीधे खड़े होते हैं, इसी तरह से अपनी मुट्ठी को ऐसे करके बांध लेंगे, बाजू सीधा रखेंगे, यानी कोहनी हमारी सीधी रहेगी, लेकिन उतनी सीधी रहेगी जितने में आपको पीड़ा न हो, क्योंकि हमें पीड़ा बढ़ानी नहीं है, पीड़ा का हरण करना है। तो इस तरह खड़े होकर के मुट्ठी बांध ली जाए और हम श्वास पूरा का पूरा अपने फेफड़ों में भर लेते हैं और फिर उसको गालों में वापस लौटा लेते हैं। एक बार देखिए कैसे करते हैं। फिर नाक से सांस को छोड़ देते हैं और कंधों को, बाजू को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं, कलाई को भी बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं, कोहनी को भी ढीला छोड़ देते हैं। इसमें दो क्रियाएं हमें और जोड़नी होती हैं, वो है कर्ल मूवमेंट, हम इसको बोलते हैं। ये जिम्नेजियम में बच्चे करते हैं, लेकिन कई बार हम इसको कहते हैं डंबल से करो, कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया का 19वीं शताब्दी का जो स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी हुआ है वो हुआ है जर्मनी का सैंडो, जिसके नाम पर आप सैंडो कट बनियान भी पहनते हैं। तो वो बिना कोई साधन हाथ में लिए व्यायाम करता था। केवल जो योग की सूक्ष्म स्थिति है, यानी कंसंट्रेशन और ऑटो सजेशन के द्वारा वो अपने शरीर के ऊपर ध्यान लगाता और पूरे ध्यान के माध्यम से अपने ही शरीर के द्वारा क्रिया करता। जैसे योगाभ्यास में हमें किसी बाहरी साधन की जरूरत नहीं हुई। आजकल वही जल्दबाजी में, क्योंकि लोग सीखना चाहते हैं तो उनको दबाना, खींचना, ये सब काम कराए जाते हैं। उनको तो ऐसा हो गया कि जो योगिक सेंटर्स हैं वहाँ पर भी इंस्ट्रूमेंट्स लगा दिए गए कि उसको चक्रासन कराना है तो उसके लिए गैजेट लगा दिया जाए, उसको शीर्षासन कराना है तो उसके लिए गैजेट लगा देंगे, पैर ऊपर बांध दिए जाएं, या उसे कहेंगे दीवार का सहारा लेकर के तुम ऐसा कर लो। सच्ची बात यह है कि योग में साधना की सघनता और लंबाई यानी निरंतरता वो ज़्यादा ज़रूरी होती है, और अपने शरीर के भार से ही आप पूरे शरीर का व्यायाम कर लेते हैं। तो इसमें ज़रूरत नहीं है कि हम डंबल्स लें। हाँ, इतने मजबूत हो जाएंगे फिर हम डंबल ही नहीं, भारी वजन साथ में भी लेकर के हम अपने शरीर से उठा सकते हैं और बड़े व्यायाम कर सकते हैं। क्योंकि मेरे बारे में ऐसा बताया जाता है, बताया क्या, जो सच्ची बात थी कि मैं स्वयं 68 किलो का व्यक्ति, और उस 68 किलो के वजन पर मैं
200 किलो वजन कंधे पे लेकर के उठने बैठने का काम जिम्नेजियम में यानी एज ए बॉडी बिल्डर करता रहा। लेकिन वो कोई शेखी की बात नहीं है, वो निरंतर अभ्यास की बात थी कि मैंने फोकस किया, अंगों की परफॉर्मेंस को समझा और निरंतर अभ्यास किया। तो ऐसे ही इसमें जो हम अभ्यास करेंगे वो शुरू में, क्योंकि उसको ऑलरेडी समस्या हो चुकी है और उसे हमें हील करना है, तो वहाँ हमारा उद्देश्य केवल ये है कि जो ऑटो सजेशन है और कंसंट्रेशन है उससे इस अंग को यानी टेनिस एल्बो को, अपने कोहनी को व्यायाम दिया जाए, जिससे कि वो समस्या से मुक्त हो जाए व्यक्ति। तो हम सीधे खड़े होते हैं और जैसे मुट्ठी सामने हमने ऐसे बांधी है तो इसको सीधे लटका करके, और सामने की तरफ मुट्ठी है मेरी, और इस तरह से बहुत मुट्ठी मजबूत रखते हुए ऊपर कंधों की तरफ मैं लाया और फिर उसी मजबूती के साथ मैं वापस ले गया। फिर कंधों को के पास मुट्ठी लाया, वापस ले गया। इसको हम साइड से भी देख सकते हैं, यानी हाथ से मुट्ठी इस प्रकार से बांध ली जाए, लटका दिया जाए, मुट्ठी को बहुत ज़्यादा मजबूत जितना आप कर सकते हैं उतनी मजबूती से रखें और फिर इसको ऊपर तक लाना, फिर वापस लाना। ये कार्य जो है हमें करना है। इस प्रकार से ऊपर तक लाएं और वापस लाएं। ये करने के बाद फिर इसको ढीला छोड़ दीजिए। आप अगर उठाएंगे भी वजन तो भी आप इतनी एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे जितनी फोकस के द्वारा कर पाते हैं। और इसमें अंतिम अभ्यास आपको ये लेना है कि मुट्ठियों को इस प्रकार से अंदर की तरफ बांध लेते हैं हम, और इसी तरह से बाजू को सीधा कर लेते हैं और मुट्ठी को यानी बाएं हाथ की मुट्ठी को दाहिने सीने के सामने से लाते हुए और फिर मैं इसको ऐसे घुमा करके वापस जमीन की तरफ ले आता हूँ। फिर इसी तरह इधर वाली को बाएं सीने के सामने से लाते हुए दाहिनी तरफ को ले जाता हूँ। यानी कोहनी पर चक्राकार मूवमेंट हमको लेना है। ये मूवमेंट आप लेंगे तो इससे अगर टेनिस एल्बो की समस्या है वो भी ठीक हो जाएगी और आपको आगे से समस्या होगी भी नहीं। ये इस अभ्यास का आनंद है। इस प्रकार से करना। छोड़ दीजिए। विदना के मार्ग हैं तेते, नखत गगन में व्यापक जेते। यानी जैसे परमात्मा को पाने के इतने रास्ते हैं, लगन होनी चाहिए तेरे पास। लगन है तो इतने रास्ते हैं जितने आकाश में नक्षत्र हैं। इसी तरह से अगर आपने सोच लिया है कि मुझे स्वस्थ रहना है तो पहली चीज़ है जागृति यानी सजग रहें। दूसरी चीज़ है धैर्य रखें। तीसरी चीज़ है कोई भी व्यायाम करते हैं तो प्रॉपर वार्म अप के साथ करें। और अगर समस्या हो गई है तो तत्काल जो उपचार आपके शरीर से लिया जा सकता है वो लेने का और उसको आराम देने का अभ्यास भी हमें करना चाहिए। यानी जितना व्यायाम जरूरी है उतना ही आराम भी जरूरी है। हरिओम।